नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सबका साथ सबका विकास पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मंत्र है। पंडित दीनदयाल नीचे तबके को ऊपर लेकर आए, बुनियादी सुविधाओं के अभाव को खत्म किया। वहीं महाकुंभ का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि महाकुंभ को लेकर कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। वहां जाति का भेदभाव नहीं है, सभी आ रहे हैं। जो लोग वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेते रहे हैं वही सवाल उठा रहे हैं। आज भारत माता के महान सपूत एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन पुण्यतिथि है। पूरा देश उनका स्मरण कर रहा है। जो विचार दर्शन देश की आजादी के उपरांत स्वतंत्र भारत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया, वह नए भारत की आधारशिला बनी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो कहना था वह कि देश की प्रगति का मापक ऊंचे पायदान पर खड़े व्यक्ति से नहीं, बल्कि सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति पड़ा है उसके चेहरे की खुशहाली से की जानी चाहिए। उनकी सोच अंत्योदय की सोच थी। अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के बारे में हमारी सोच क्या है, उस सोच को प्रदर्शित करने के लिए ही उन्होंने देश के स्वतंत्र भारत में एक नए जीवन दर्शन को, विचार प्रवाह को उन्होंने उस समय दिया था। और परिणाम क्या हुआ? भले ही उस समय की सरकारों ने उसकी उपेक्षा की हो, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि उस समय की वे सरकारें गरीबी हटाओ की बड़े बड़े नारे देती थी। बदायूं के सिविल कोर्ट में नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद मामले की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। मामले की अगली सुनवाई अब 19 फरवरी को होगी। आपको बता दें कि आज की सुनवाई मुस्लिम पक्ष के पेश न होने की वजह से टली है। आज दूसरा पक्ष उपस्थित नहीं रहा, ना उनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन आई। माननीय न्यायालय ने अंतिम अवसर दिया है उनके लिए सुनवाई के लिए, और इसके बाद हमारी बहस 19 फरवरी। आज तारीख में जज साहब ने इंतजामिया कमेटी को भी और हमारे पक्ष को दोनों को बुलाया था, मगर इंतजामिया कमेटी नहीं आई। उनको बुलाया गया, तब भी उनके वकील वगैरह नहीं आए। अब 19 तारीख लग गई है। अब 19 तारीख के लिए क्या बहस होती है, उसके बाद जज साहब क्या उम्मीद है सुनवाई होगी? नहीं, सुनवाई भी होगी और उसके बाद जो कोर्ट का वो होगा वो होगा। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर एकदम से बड़ी भीड़ की वजह से फतेहपुर में यातायात प्रभावित हो रहा है। फतेहपुर नेशनल हाईवे पर हजारों की संख्या में ट्रक चालकों और भारी वाहनों को रोक दिया गया, जिसकी वजह से ट्रक चालकों के सामने रोजी रोटी जैसी बुनियादी चीजों की समस्या खड़ी हो गई है। दूर दूर से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आए ट्रक चालकों से जब बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर रुकने, खाने पीने जैसी बुनियादी जरूरतों से जूझना पड़ रहा है। हम यहाँ से आ रहे राजस्थान से, हमारे को जाना कलकत्ता, तो सर यहाँ 4-5 दिन से यहाँ खड़ा कर रखा है। बोलते हैं कि आगे कुंभ का मेला है तो इधर से आप नहीं जा पाएंगे, छोटी गाड़ी जा पाएंगे, कार है, वो बस है। तो हम लोग 4 दिन से परेशान हो रहे हैं। हमारे को बोलते हैं कि रायबरेली होके जाओ, तो रायबरेली होके जाते हैं तो सर ये लंबा तो पड़ता ही पड़ता है, परंतु ये हमारी गाड़ियाँ निकलती नहीं, लंबी गाड़ी, हाइट वाली गाड़ियाँ है ना,
इसी वजह से दिक्कत होती है, बहुत मुश्किल हो रही है। ये चाह रहे हैं कि सर जैसे मान लो कि ये है तो अगर दिन में नहीं छोड़ रहे तो रात में ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा करके इनको निकालना चाहिए ना। जैसे मान लो तो परमानेंट जाम लगा के रखा है, तो परमानेंट की वजह से ऐसा है कि जैसे मान लो कि रात को 4 घंटा 5 घंटा 100 गाड़ी 50 गाड़ी वैसे निकाले तो हम भी परेशान नहीं होंगे। कुशीनगर के हाटा नगर स्थित मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से जुड़ी खबर सामने आई है, जहां आज सपा नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में 18 सदस्यीय डेलीगेशन मदनी मस्जिद पहुंचा। डेलीगेशन ने मस्जिद पक्षकारों से बातचीत कर बुलडोजर एक्शन की जानकारी दी। इस पूरे मामले की रिपोर्ट डेलीगेशन सपा मुखिया अखिलेश यादव को सौंपेगा। जी, उसमें मदरसे के बच्चे पढ़ते थे, 1 से 5 तक उसमें पढ़ाई होती थी। उसमें इंग्लिश के टीचर भी थे, हिंदी के टीचर भी थे, उर्दू के भी टीचर थे, तो सब लोग पढ़ाते थे। आज भी उसका बेंच वगैरह स्टूल वगैरह सब देखें वैसे ही टूटा पड़ा होगा, उसमें दबा हुआ है। यही चीज़ें हैं। मस्जिद की ज़मीन 33 डिसमिल ज़मीन है, इस पर 28 डिसमिल पर मस्जिद बनी है। पूर्व में पैमाइश भी हुआ था, हाटा SDM साहब पैमाइश किए थे, उसमें सही पाया गया कि मस्जिद अपने मूल ज़मीन पर ही बनी है और पैमाइश करके रिपोर्ट भी लगाए शासन को। अब प्रशासन बाद में किस बुनियाद पर अतिक्रमण दिखाया, किस बुनियाद पर अवैध दिखाया, ये आम आदमी को नहीं मालूम। 8 तारीख को शनिवार था, 8 तारीख तो हाई कोर्ट का स्टे था। 8 तारीख तक इस पर किसी प्रकार का कोई बुलडोजर नहीं चला। जैसे स्टे 8 तारीख को ख़त्म हुआ, 9 तारीख को आनंद फानन में अचानक शासन प्रशासन बुलडोजर के साथ आया और मस्जिद को गिरा दिया और जिम्मेदार लोगों को इस बात का सूचना नहीं दिया गया। सबको हाईजैक कर लिया गया, सारा दुकानें बंद करा दिया गया और अपना मनमाना किए लोग। प्रतिनिधिमंडल ही से एक उम्मीद है कि हमारा प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल जिले स्तर से या प्रदेश स्तर से यहाँ पर आए हुए हैं लोग और ये लोग अब पूरी बात की जानकारी करने के बाद पार्लियामेंट में जाकर अपनी आवाज़ को उठाएंगे और ये मांग करेंगे अध्यक्ष महोदय से कि नए सिरे का जाँच हो, जो इसका दोषी है उसको कार्रवाई किया जाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसकी जानकारी देते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि श्री कृष्ण जन्म स्थान से संबंधित मुकदमों में सुनवाई हुई। उन्होंने बताया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट 1991 पर बहस पूरी नहीं हो जाती, तब तक निचली अदालत किसी भी मुकदमे से संबंधित आदेश नहीं दे सकती। पूर्ण जन्मभूमि की तरफ से मैं महावादी हूँ, अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से। तो आज हमारे केस पे सुनवाई हुई। मैंने एक अमेंडमेंट दाखिल किया था, तो अमेंडमेंट का जो मुस्लिम पक्ष ने जवाब दिया उस पर आज बहस हुई, केवल उसी पर आज बहस हुई और 5 मार्च की डेट दी गई है। इसके अलावा अभी और तमाम बातें हैं जो कहने लायक अभी नहीं है। 5 मार्च को फाइनल होगा जो मैं आपको बताऊँ। स्थान से संबंधित सभी 18 मुकदमों पर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सूट नंबर 15 में अमेंडमेंट पर बहस हुई और सूट नंबर 17 में एक एप्लीकेशन लगी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी जन्म स्थान से संबंधित मुकदमे हैं उन सभी को सूट नंबर 17 में निहित कर दिया जाए। तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद में माननीय न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 5 मार्च की डेट लगा दी है। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट 1991 पर बहस पूरी हो जाए, उसके बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो, जबकि हिंदू पक्ष चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट में पूजा उपासना अधिनियम पर सुनवाई चल रही है लेकिन हाई कोर्ट में भी सुनवाई चलती रहे, क्योंकि जो पिछली डेटों पर जो पक्षकारों के द्वारा एप्लीकेशन लगी हुई है उन सभी एप्लीकेशनों का निस्तारण हो जाए। उसी दिशा में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता वहाँ पर बहस की और बहस के दौरान माननीय न्यायालय ने सुनवाई के लिए 5 मार्च की डेट लगा दी है। हिंदू पक्ष तो यही चाहता है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए और सुनवाई के बाद दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाए, क्योंकि हिंदू पक्ष के पास जितने भी साक्ष्य थे सब न्यायालय जमा कर चुके हैं और पिछली डेट में माननीय न्यायालय ने खूब पूजन की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में पूजा उपासना अधिनियम 1991 में बहस पूरी नहीं होगी तब तक निचली अदालतें कोई भी आदेश नहीं देंगी। कन्नौज में माघ पूर्णिमा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। भीड़ की सुरक्षा को देखते हुए गंगा पुल पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। भारी वाहनों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से स्नान करने के लिए न आने की अपील की गई है।
देखिए, कल माघी पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए जो हमारा जनपद का मुख्य घाट है मेहंदी घाट और जलेश्वर घाट, इसमें स्नानार्थियों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसमें जो मेहंदी घाट है उसमें डाइवर्जन के लिए जो हरदोई की तरफ से आने वाला रास्ता है और इधर जो मेहंदी घाट का जाने वाला रास्ता है वहाँ पूर्णतः ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा और पार्किंग के स्थान चिन्हित किए गए हैं। साथ ही जो सुरक्षा के लिए है वो सिविल फोर्स के अलावा पीएसी बल भी लगाया गया है। जो वो है नाव वगैरह की व्यवस्था की गई है। स्थानीय गोताखोरों के साथ साथ हमारी फ्लड कंपनी भी लगातार उसमें एक्टिव रहेगी अपने नावों के साथ, अपने सुरक्षा इंतजामों के साथ। और साथ ही घाटों पे किसी प्रकार की कोई असामाजिक तत्व शक्ति नहीं रहे, इसके लिए हमारा एलआईयू पुलिस भर भी लगाया गया है, साथ साथ महिला सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। तो पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कहीं पर ट्रैफिक जाम ना हो इसके लिए लगातार स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस पर लगा करके ट्रैफिक को भी। मेरठ में ई रिक्शा चालकों ने अपनी मांगों को लेकर डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ई रिक्शा चालकों ने रूट हटाने, ई रिक्शा चालकों को अलग से लाइसेंस बनाने और स्थायी स्टैंड की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही ई रिक्शा चालकों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो सभी एकजुट होकर हड़ताल पर मजबूर रहेंगे। भैया, मेरा नाम विशाल दत्त कौशिक है और मैं ई रिक्शा चालक वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। ये एक हमारी ई रिक्शा चालकों की यूनियन है और आज हम सैकड़ों की संख्या में लेके डीएम कार्यालय पर आए हैं। डीएम साहब को हमने एक लिखित ज्ञापन दिया है और आज की जो स्थिति आ रही है वो ये आ रही है कि मेरठ में जो रिक्शा चालक है वो बहुत परेशान हो रहा है। जो पुलिस प्रशासन ने ये रूट रिक्शा चालकों के ऊपर थोप दिए हैं, ये जो रूट दिए हैं, इन रूटों के कारण जो हमारा रिक्शा चालक है उसकी दिन पे दिन जो आमदनी है वो कम होती जा रही है। आज की डेट में रिक्शा चालक ये है कि आज किसी रिक्शा चालक ने अगर लोन लेके रिक्शा ली हुई है तो वो जो उसकी किस्त आ रही है 7-8 हज़ार रुपये महीने की, वो अपनी किस्त भी नहीं उतार पा रहा है क्योंकि जहाँ जाओ वहाँ का रास्ता बंद होता है। कोई रिक्शा चालक अगर शास्त्री नगर से चले तो वो हापुड़ अड्डा क्रॉस नहीं कर पाता है। कोई रोडवेज से रिक्शा लेके चलता है रिक्शा चालक तो बेगम पुल क्रॉस नहीं कर पाता। भैया, आज हमारी जो डीएम साहब से मांग है वो ये मांग है कि एक तो जो ये रूट थोपे गए हैं रिक्शा चालकों के ऊपर वो रूट हटे। दूसरी जो हमारी मांग है वो ये है कि रिक्शा चालकों का कोई भी एक स्थायी स्टैंड नहीं है। तो डीएम साहब से हमने यही बोला है कि इनको एक स्थायी स्टैंड दिया जाए कि जहाँ पे रिक्शा चालक खड़ा हो सके। वरना हो क्या रहा है, रिक्शा चालक दुकान के सामने खड़ा होता है तो दुकानदार मना करता है। पूरे दिन जो है रिक्शा चालक इधर से इधर डोलता रहता है केवल। तो इनका एक स्थायी स्टैंड होने चाहिए। तीसरी जो हमारी मांग है वो ये है कि जो लाइसेंस ई रिक्शा के लिए एक अलग से लाइसेंस लाने का जो नियम लाए हैं वो बहुत गलत है। अगर एक लाइसेंस से एक ट्रक चल सकता है, गाड़ी चल सकती है, टेम्पो चल सकता है, तो रिक्शा के लिए अलग से लाइसेंस क्यों दिया जा रहा है? उसके बाद उसके ऊपर एक बात और थोपी जा रही है कि अगर किसी रिक्शा चालक ने अपना लर्निंग लाइसेंस बना दिया तो उसे पक्का करना है तो उसके लिए भी उसे एक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उसके नाम पे वो 1000-2000 रुपये देना पड़ रहा है उसको। तो रिक्शा चालक गरीब है, कोई ये बहुत मालदार। फिरोजाबाद में पार्षदों ने निगम में सदन की जल्द बैठक कराने को लेकर नगर आयुक्त के नाम सहायक नगर आयुक्त को मांग पत्र सौंपा। पार्षदों का कहना है कि आगामी त्योहारों के साथ ही क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने जल्द समस्याओं के निस्तारण की मांग की है। आगामी जो त्यौहार हैं, रमजान और होली का जो त्यौहार है, उसको देखते हुए सभी पार्षदों ने लिख कर दिया है कि तत्काल बोर्ड की बैठक बुलाई जाए। और ये धारा 88 के तहत ये अधिकार भी है पार्षदों को कि 1/6 भाग से अन्यून पार्षद लिख के देते हैं तो 15 दिन के अंदर बैठक बुलाई जाएगी। लोगों की समस्याओं को दूर करना उद्देश्य है। भाई, जहाँ गलियों में गड्ढे हैं, जहाँ पानी की समस्या है, तो सभी पार्षद अधिकारियों समझ अपनी बात को रखेंगे, जिससे जो अधिकारी सुस्त चाल में चल रहे हैं उनकी चाल में गति आएगी। जी, ये मांग पत्र जो है ये समस्त पार्षदों ने दिया है एसएनओ साहब को, ताकि आने वाले जो हमारे त्यौहार हैं जैसे कि होली और रमज़ान, फिर उसके बाद ईद, तो उसमें जो जन समस्याएं हैं उसका निस्तारण बोर्ड मीटिंग के माध्यम से हम लोग करवा सकें।
क्योंकि जो अधिकारी हैं हमारे वो बड़े सुस्त रवैये में रहते हैं यहाँ पे, और बोर्ड मीटिंग में वो जब मौजूद होंगे तो उनको हमें अपनी बात कहने का मौका मिलेगा और उनसे हम अपनी समस्याओं का निस्तारण करवा सकेंगे। इस संदर्भ में 28वें जो कानून है उसके तहत दिया गया है, हम सब पार्षदों की मांग है कि सदन की बैठक बुलाई जाए, क्योंकि जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं सदन के माध्यम से उनका निस्तारण होता है और सभी अधिकारी एक पटल पर मौजूद रहते हैं। और जिस पार्षद की जो समस्या है वह आने वाले समय में, जैसे कि अब हमारा अभी गर्मी आ रही है, गर्मी के मौसम में जल की समस्या बड़ी हमारे लिए चुनौती होगी सभी पार्षदों के लिए। फिरोजाबाद के रामगढ़ थाना क्षेत्र में कुंभ से स्नान कर लौट रही श्रद्धालुओं की बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई जबकि कई श्रद्धालु घायल हो गए। प्रयागराज में कुंभ मनाकर आ रहे थे तो करीब 1:30 बजे करीब हमारी आंख में से ली तो मालूम पड़ी बस पलटी, जब उन्होंने आंखें खुली आज हुई दाना घायल है। इसमें तकरीब 10-12 लोग घायल हैं। 55 हाँ हमारी चाची है, ये मथुरा जा रही थी, सभी लोग मथुरा के थे। नाले में गिरकर किशोर की मौत पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले को लेकर पीड़ित परिजन डीएम कार्यालय पहुंचे और मेरठ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ परिजनों ने डीएम से मुलाकात की। वहीं परिजनों ने खुले नाले को जल्द ढकने की मांग की है, साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आंखें मूंद कर बैठा हुआ है और नगर निगम अपनी तमाम जो व्यवस्थाएं उसे करनी थी उससे नजरें चुरा रहा है। अभी 6 फरवरी को एक बच्चे की मौत होती है, उससे पहले इंदिरा नगर में एक व्यक्ति की मौत होती है और कल आप देखिए आज के समाचार पत्र बड़े हैं कि नौचंदी में एक 24 वर्षीय युवक की मौत हुई। तो इस प्रकार से खुले नाले जो हैं वो जान के नाले बने हुए हैं, जो लोगों की हत्या के नाले बने हुए हैं। तो हमारी मांग है कि इन नालों को ढका जाए। साथ ही लेकिन जिस प्रकार से इस महिला की स्थिति है, इनके 7 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हुई है, इन्हें आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से पूरी तरह से आघात पहुँचा है। हमारी मांग जिलाधिकारी मेरठ से यह है कि इनके लिए सरकारी कोष से 25 लाख रुपए के मुआवजे की इनके लिए व्यवस्था की जाए। मेरा जो अभी 7 साल का बेटा दिसंबर से लगा था, मैं माधवपुरम ज्वालापुरी से शशि बात कर रही हूँ। मेरा बच्चा नाले की तरफ कभी नहीं जाता था, लेकिन वो नाला ऊपर से ढका हुआ नहीं था, जो कि नगर काफ़ी उससे पहले भी एक बाइक निकली थी, बॉल चली गई। जैसे बॉल निकल रहा था अभी द्वार भी तोड़ दी गई, उसमें जो थोड़ी बहुत थी उसमें सपोर्ट थी, उसका पैर स्लिप होके उसमें वो गिर गया, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। बस मैं ये कह रही हूँ कि मेरे बच्चे की जो नहीं हो पाए, अदर बच्चों की भी ना हो पाए इस तरह से दुर्घटना। तो उस नगर निगम से ये कार्रवाई कि उस पर उसको कवर करें नाले जो खुले पड़े हैं आजकल। मुझे अभी कोई अधिकारी नहीं मिलने आया, ना किसी का फ़ोन आया मेरे पास, कोई भी मुझे ऐसी हेल्प के लिए। कन्नौज में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले टोल कर्मी पर कार्रवाई की गई, जहां मैनेजर ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद टोल कर्मी को हटाया। वहीं सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि बाइक की टक्कर से स्टॉपर पोल टूट गया था, लेकिन टोल कर्मी ने बस की टक्कर से पोल टूटने की आशंका पर यह हमला किया था। देखिए, ये थाना कोतवाली क्षेत्र के बशीरपुर टोल प्लाजा पर एक बस जो अलीगढ़ से कानपुर की तरफ जा रही थी, जिसमें टोल प्लाजा पर एक टोल कर्मी ने एक बस पर डंडा मार दिया था, जिसमें बस के शीशा टूट गए थे और एक महिला को हल्की फुल्की चोट भी उसमें लग गई थी। इसमें जैसे पुलिस को सूचना मिली तत्काल मौके पर पहुंची तो जो टोल कर्मी है उसकी जो टोल मैनेजर है उन्होंने गलती पाई और तत्काल उसको निकाल भी दिया है और इसमें दोनों पक्षों में आपस में समझौता भी हो गया है और उसने माफ़ी भी मांग ली है। तो पूरी कार्रवाई हो गई। उसमें पुलिस को किसी तरह की कोई कार्रवाई की सूचना इन्होंने नहीं दिया है, आपस में समझौता कर लिए हैं और अपने गंतव्य को बस। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय खपड़ही के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा का शव मिला। शव मिलने से विद्यालय परिसर में सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना पर पहुंचे परिजनों ने आनन फानन में शव का अंतिम संस्कार कर दिया। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है।
कासगंज के सहावर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके कब्जे से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में नशीला पदार्थ भी जब्त किया गया है। कासगंज पुलिस ने एक अवैध शस्त्र सप्लायर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बताते चलें, अवैध शस्त्र सप्लायर सहावत कस्बे से गिरफ्तार हुआ है। बताया जा रहा है कासगंज की सहावत थाना पुलिस, एसओजी टीम और सर्विलांस टीम तीनों ने मिलकर उसे गिरफ्तार किया है। वहीं अवैध सप्लायर के घर से भारी मात्रा में अवैध हथियार, चरस के साथ साथ जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। आपको बताते चलें, अवैध सप्लायर के घर से 5 पौनिया, 1 पिस्टल, 2 एयर गन, तमंचे के अलावा भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं प्रेस वार्ता के बाद पकड़े गए अवैध शस्त्र सप्लायर को पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने जेल भेजने की कार्रवाई कर दी है। कासगंज से HNN न्यूज के लिए रोहितास भारद्वाज। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि बस सवार सभी लोग कुंभ से स्नान करके वापस लौट रहे थे, वहीं उनकी बस दूसरी बस से टकरा गई। आगरा से दिल्ली वाले रूट पे यमुना एक्सप्रेसवे पे 2 बसों में टक्कर हुई। एक बस पूर्व से खड़ी थी तथा दूसरी बस पीछे से आ रही थी और ओवरटेक करने के दौरान ये एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में 2 लोगों की मृत्यु हुई है और 13 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिसमें 5 यहाँ एडमिट हैं और 8 एक निजी अस्पताल में, जहाँ पे उनका मुफ्त इलाज चल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।